स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे आयनन एंथैल्पी की और मैंने आपको बता दिया था आयनन एंथैल्पी क्या होती है और आयनन एंथैल्पी में आवर्तिता उसकी बात भी मैंने की थी आपसे। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आयनन एंथैल्पी प्रथम की बात की थी, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे आयनन एंथैल्पी द्वितीय की, ठीक है। तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। देखिए सोडियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम की आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती है सोडियम से, ठीक है। मैग्नीशियम की आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती है सोडियम से, क्यों? इस क्यों का आंसर हमें देना है। तो अगर हम बात करें, ये सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ये 1s2 2s2 2p6 3s1, इसमें इलेक्ट्रॉन 3s में से निकलेगा। और अगर हम यहाँ बात करें मैग्नीशियम की, तो ये 12, ये 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2। देखो बेटा ये पूरा भरा हुआ है, s में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये आधा भरा हुआ है। तो पूर्ण भरे हुए कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इट इज क्लियर। चलो अगर मैं दूसरी बात करूं यहाँ पे, है ना, इसी क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं आपको कि सोडियम की, लिख देता हूं मैं, सोडियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से कम होता है। क्यों? ये बात है। अब द्वितीय आयनन एंथैल्पी होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक निकाल चुके हैं, अब एक और निकालना है। अब देखो अगर हम द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात करें, ठीक है बेटा, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 2p6 में से, p6 में से। अच्छा, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद s में 2 है तो एक ही बचेगा क्या? 3s1, ठीक है। तो इसमें एक ही बचेगा, ओके। और इसमें p6 में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की जो ऊर्जा देते हैं उसे बोलते हैं द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, ठीक है। तो इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2p में से और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3s में से। तो किसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी? 2p6 में से। एक तो पूर्ण भरा हुआ है और एक इससे पहले आएगा। आई बात समझ में? तो सोडियम की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा आपको द्वितीयक आयनन एंथैल्पी क्या होती है। ओके बच्चों, तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। चलो अब मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं इसमें। आयनन एंथैल्पी में आवर्तिता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है और आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा, ठीक है। वर्ग और लेफ्ट टू राइट जाता है, जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है, अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। किंतु डी ब्लॉक की बात करेंगे अपन, तो डी ब्लॉक में कुछ अलग है। तो डी ब्लॉक की बात करते हैं, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। आपको पता है कि यहाँ पे साइज वेरी करता है, आकार वेरी करता है। जब आकार वेरी करेगा तो यहाँ पे आयनन एंथैल्पी भी वेरी करेगी, ठीक है। तो स्कैंडियम से Mn तक आपको पता है कि आकार घटता है, फैकोनी पर आकार स्थिर रह जाता है और कॉपर और जिंक पर आकार बढ़ता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जहां आकार घट रहा है, स्थिर है या बढ़ रहा है, उसके ही अनुसार जहां आकार घटेगा वहां आईपी का मान बढ़ेगा और जहां आकार बढ़ रहा है वहां आईपी का मान घटेगा। ये सारी की सारी चीजें जो आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और देख लीजिए, मैंने कहा था वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार घटता है, नहीं सॉरी आकार बढ़ता है, ठीक है, तो आईपी का मान घटेगा। लेकिन यहाँ पे अपवाद है, वो ध्यान रखना, मैंने आकार वाले में भी समझा दिया था, है ना। ये देखिए ये 13 ग्रुप है या थर्ड ए ग्रुप है, इसमें एल्यूमिनियम और गैलियम में आकार में भिन्नता है। आपको पता है कि एल्यूमिनियम का आकार बड़ा होता है गैलियम से, तो यहाँ पर आईपी का मान भी वेरी करेगा, ठीक है बेटा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। वैसे हम इसको देखते हुए और भी चीज समझा सकते हैं, अनुप्रयोग, आयनन एंथैल्पी के अनुप्रयोग की आयनन एंथैल्पी हमारे पास कहां कहां यूज में आती है, कहां कहां काम में आती है, हम उसको भी आराम से समझा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आयनन एंथैल्पी के अगर अनुप्रयोग आप देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको थोड़ी सी बात कर लेता हूं उससे, है ना। आयनन एंथैल्पी के अनुप्रयोग देखो, पहली चीज है यहां पर क्रियाशीलता। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा
आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागे जाएंगे, और आसानी से त्यागे जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। तो पहला ही हम लिख सकते हैं कि आयनन एंथैल्पी विथ क्रमानुपाती होती है किसी भी तत्व की क्रियाशीलता की। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा देखो, धात्विक गुण आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है धात्विक गुण की, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है या धात्विक गुण बढ़ते हैं, इसलिए ये भी इसके उल्टी होगी। अब अपचयक सामर्थ्य, अपचयक सामर्थ्य क्या होता है बेटा, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उतना ही प्रबल अपचयक होता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। तो आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपचयक सामर्थ्य, अपचयक सामर्थ्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपचयक सामर्थ्य। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो इसके गुणधर्म में आती हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे जो आपको करना है। चलो बेटा, अब हम थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं। इसके बाद वाला जो हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है ना, या फिर हमें इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या एक और नाम इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोलते हैं इसको, है ना। ये है इलेक्ट्रॉन बंधुता, और शॉर्ट में इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं बेटा। होती क्या है, ठीक है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। देखिए, उसमें ऊर्जा देनी पड़ती है आयनन एंथैल्पी में, यहाँ ऊर्जा मुक्त हो रही है, बाहर निकाल रही है। जहाँ ऊर्जा देनी पड़ती है वो ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है, जहाँ ऊष्मा मुक्त होती है वो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, किसी विलगित गैसीय परमाणु है, ठीक है, उसमें अपने को एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी इमिट होगी, मुक्त होगी, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, किसी भी गैसीय परमाणु में जब आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो वो परमाणु हो जाता है ऋणावेशित। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊर्जा मुक्त होगी हम उसको ऐसे लिखते हैं बेटा, E फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रथम। ठीक है, अच्छा, अब मुझे इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। अब यहां समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर परमाणु जो है ऋणावेशित हो जाता है। अब हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित है और परमाणु पहले से ही ऋणावेशित है। समान आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु के पास ले जाने के लिए या जोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्जा उत्सर्जित होने के बजाय ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता द्वितीय जो प्रक्रम है वो है ऊष्मा शोषी, और इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो प्रथम प्रक्रम है वो है ऊष्मा क्षेपी। तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन अगर मैं जोड़ूंगा तो ये अब यहाँ पे ऊर्जा का मान उल्टा हो गया, डेल्टा ई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड का जो मान है वो कम हो जाएगा। तो यहां ये भी समझना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रथम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड। ठीक है, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़िए, जोड़ने पर जो मुक्त ऊष्मा होगी हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इट इज क्लियर, कोई संशय नहीं है इसके अंदर, है ना, ये आपको समझ में आनी चाहिए। चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे देखो, यहाँ गुण वही आवर्तिता गुणों की बात होगी वापस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो पहला पॉइंट है मेरे पास, ये है परमाणु आकार। परमाणु
आकार, है ना, या त्रिज्या भी लिख सकते हैं। देखो परमाणु आकार, जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर मुक्त ऊर्जा कम होगी, है ना, कम ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ठीक है। और अगर आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो मैं कह सकता हूं कि परमाणु आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। तो इन द शॉर्ट हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमाणु आकार या एटॉमिक साइज, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा है मेरे पास यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा साइज उतना स्मॉल होगा, छोटा होगा साइज स्मॉल होगा, छोटा होगा। तो ऊपर वाले कंसेप्ट पे आ जाइए, साइज आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी और आकार घटेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु का आकार घटता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। तो सेकंड कंसेप्ट में लिख सकता हूं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समानुपाती होती है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या होती है बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, डायरेक्ट समानुपाती होती है। इट इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। चलो जी, अब हम इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। और वो तीसरा पॉइंट क्या है, वो है कक्षक, अर्धभरे और पूर्ण भरे कक्षक, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम मेन बात करेंगे कक्षकों के बारे में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ये अर्धभरे व पूर्ण भरे कक्षक, या फिर हम लिख सकते हैं कक्षकों के बारे में भी यहाँ पे, है ना, ठीक है। सामने देखिए, किसी भी परमाणु के अंदर यदि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर वो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित विन्यास ग्रहण करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है, अधिक होता है। मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। किसी भी परमाणु में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर यदि वो पूर्ण पूरित, मतलब उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है, वायतम कक्षक पूरा भर जाता है, वो पूर्ण पूरित या अर्धपूरित आधा भर जाता है, विन्यास ग्रहण करता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है। सामने देखो आप एक बार, ये देखिए कार्बन और ये नाइट्रोजन की बात करता हूं, ठीक है बेटा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट वाला होता है P2P, इसका होता है 2p3, है ना, 2p2 और 2p3, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूं तो ये 2p3 हो जाएगा, क्या हो गया अर्धपूरित। और अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2p4, ये अपूर्ण हो गया, ये अर्धपूरित हो गया, ठीक है। तो किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, समझ आ रही बात, किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर अब यदि वो अर्धपूरित विन्यास ग्रहण करता है या पूर्ण पूरित विन्यास ग्रहण करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है। अर्थात आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता या 14 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ पर अधिक होती है 15 ग्रुप से। कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ फ्लोरीन की, ठीक है। फ्लोरीन होता है बेटा 2p5, अगर आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2p6। 2p6 क्या पूर्ण पूरित विन्यास है, इसलिए फ्लोरीन की विद्युत घनता भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, आयनन एंथैल्पी में अलग अपवाद है, आयनन एंथैल्पी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला अपवाद है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में कार्बन और नाइट्रोजन वाला अपवाद है, अभी और आने वाले हैं धीरे धीरे, है ना, और उनके बारे में मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा। अब देखिए यहाँ पे और मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो तीसरे आवर्त और दूसरे आवर्त, मैं दोनों चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है दूसरा आवर्त, है ना, और ये सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और ये क्लोरीन, ये है तीसरा आवर्त, ये है सेकंड आवर्त, ठीक है बेटा, और ये है तीसरा आवर्त। तो यहां पर तीसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है दूसरे आवर्त के तत्वों से। ये क्वेश्चन भी आपके पास, तो देखिए कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन की, नाइट्रोजन ज्यादा फास्फोरस की, ऑक्सीजन ज्यादा सल्फर की और फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है।
ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है क्लोरीन से, क्यों? ये आपके पास क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को भी आपको समझना है। ठीक है, और वैसे मैं आपको बता देता हूं, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने होते हैं? इसके कितने होंगे? 7 ही रहेंगे, लेकिन होते कितने तीसरी कक्षा में? 18 इलेक्ट्रॉन। तो आने की जगह है, 18 रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन है कितने? 7 ही। तो आने वाला आराम से जुड़ सकता है, ठीक है। जबकि फ्लोरीन के केस में होगा क्या कि ये फ्लोरीन, ये नाभिक और बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो वो जुड़ेगा ही नहीं, जुड़ेगा नहीं तो ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, बहुत कम मुक्त होगी। अरे बात ये जोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा नहीं, और यहाँ क्लोरीन के पास बाह्यतम कोश में 7 ही इलेक्ट्रॉन है 17 के स्थान पर, तो ये आराम से जुड़ जाएगा और इसीलिए ऊर्जा भी मुक्त होगी, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। ओके, अच्छा, 18 वर्ग की अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा, तो 18 वर्ग तो पूर्ण भरा हुआ है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता ही नहीं है। तो यहां ध्यान देना कि 18 वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो क्या होती है बेटा? नगण्य होती है या उच्च धनात्मक होती है। अब पहले और दूसरे वर्ग की हम बात करें, फर्स्ट ए और सेकंड ए की, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो उनका मान भी बहुत ही कम होता है, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बहुत ही कम होता है। लास्ट जाते जाते एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं, उच्चतम IPEA इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी? आपको सोचना है, आपको बताना है ना। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस और चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन। आपको बताना है उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी, ठीक है।